हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल के अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस के माध्यम से भारत के भूगोल को बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास किया, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी उनको हमने कवर किया। अब हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भारत के भूगोल से संबंधित जीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ, जिससे आप अपना स्वयं का आकलन भी कर सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन जो चीजें पढ़ाई गई वो कितना तैयार है और किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव होने वाला। ये आज पहला प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये वीडियो शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नियमित तौर पर आपको प्राप्त होती है और हम आपके जीआईसी, एलटी ग्रेड, लेक्चरर, जीडीसी और भी जो आपके बीपीएससी तैयारी 4 यानी शिक्षक भर्तियों के जो जीएस वाला पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं सब कुछ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए और आपका जीएस के लिए कंप्लीट मटेरियल मिल जाए, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाए। आप जानते हैं करंट अफेयर की मॉर्निंग में वीडियो मिलती है, उसका टेस्ट, क्विज, सब कुछ आपको मिल जाए। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंप्लीट मटेरियल दिया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, सिंधु नदी का उद्गम है, ध्यान दीजिएगा। तो हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में, कैलाश श्रृंखला में। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहां पर देखिए, तो अगर हम बात करें जो सही विकल्प है वो है कैलाश श्रृंखला में, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोगों को बताया गया है, अब आप आंसर करते जाएं। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप उनको जरूर लिखें और हर क्वेश्चन का, चूंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो इसलिए उसके आंसर को आप जरूर लिखें, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तब भी आप जो है कुछ ना कुछ जो आपको समझ में आए वो लिखते जाएं। और उसके साथ साथ मैं बार बार कहता हूं कि मेरे भाई आप लिखेंगे हाथ से, छपेगा दिमाग से, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, ठीक है। चाहे आप कॉपी पर लिखिए या फिर जो है कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर देखिए, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित तथा इस श्रेणी में स्थित बोखरचू जो हिमनद है वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। हम लोगों ने सिंधु नदी का समझौता, जो भारत पाकिस्तान का समझौता, उनको भी समझा हुआ था। भारत में हिमालय की नदियों की यह सबसे प्राचीनतम नदी है, हम बहुत बार अध्ययन कर चुके हैं, हम जानते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम सहायक नदी की बात करें तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगिट इसकी जो है सहायक नदियां हैं, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उनकी जो सहायक नदियां हैं यानी पश्चिमी क्षेत्र की जो नदियां हैं उनका मात्र 20% जल यूज कर सकता है और जो है बाकी जो है जो 80% जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लेह अवस्थित है कहाँ पर? झेलम नदी के बाएं तट पर, झेलम नदी के जो है दाएं तट पर, बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसी टाइप के आपके जीआईसी, लेक्चरर, जीडीसी या जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको तैयार करें। सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है। लेह जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, ठीक है। यह समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील दूर तथा यारकंद से लगभग 30 मील दक्षिण लद्दाख जो है पर्वत श्रेणी के आंचल में स्थित है। ऊपरी सिंधु के दाहिने तट से यह 4 मील दूर पर स्थित है। तो इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। यहां पर एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला उपस्थित है, तो ये आपके लिए जानने लायक है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बनता है, कोई जरूरी नहीं जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन बने, ठीक है। तो संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, जो मैं इसीलिए आपको डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से सारी चीजों को कंफर्म कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस नदी में मांजुली नदी जूब, अरे भैया अभी तो पढ़ाया गया है, अभी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम में ये आया भी था, ठीक है। कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और सिंधु। बताओ भैया सही विकल्प। सही विकल्प बिल्कुल आंख मूंद करके बता सकते हैं। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी, मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह द्वीप असोम में है। कहां पर है? असोम में। मांजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। पूछा जाएगा भैया एग्जाम में तो तैयार कर लिया भला। देखो, वर्ष 2016 में मांजुली को जिले का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मांजुली को जिले का दर्जा कब दिया गया? तो 2016 में, ठीक है। मांजुली का शाब्दिक अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। मांजुली विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल हो चुका है भैया, ठीक है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप नहीं किया है तो कर लीजिएगा मेरे भाई, बहुत
मेहनत करता हूं आपके लिए। ये देखो, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? हमने पूरा एकदम से कॉलम बना करके आपको बताया था, इसीलिए कह रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भाई, प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपना अंदाजा लगाएं, इसीलिए मैं चीजों को तैयार कराने का प्रयास कर रहा हूं। जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी, यहाँ पर जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इग्नोर मत करना भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर धौली गंगा और धौली गंगा अलकनंदा, धौली गंगा और ऋषि गंगा, अलकनंदा और ऋषिगंगा। तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका ये धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है। विष्णुप्रयाग, धौली गंगा व अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा की उत्पत्ति की बात करें तो सतोपथ या भागीरथ खरक नामक हिमनदों से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और हम सब जानते हैं अलकनंदा ऋषि गंगा का मिलन बद्रीनाथ में होता है, और जो कि चमौली जिले में स्थित, कहां पर? चमौली जिले में स्थित। अलकनंदा नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? विष्णु गंगा, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? देखो आपको बताना, सोन, केन, बेतवा, चंबल। बताओ भाई सही विकल्प। यहां पर सही क्या है? सोन नदी, ठीक है। हमने बताया था सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना में गंगा से जाकर के मिल जाती है, ठीक है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इस नदी को स्वर्ण नदी, ठीक है, की संज्ञा से अभिहित किया जाता है भैया, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ग्रेट चैनल, कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, ठीक है। क्या? 8 डिग्री चैनल। भारत व मालदीव की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 9 डिग्री चैनल का, तो 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री का तो हो गया, अब 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री चैनल की हम बात कर ले तो ये जो है आपका लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। अगर हम ग्रैंड चैनल, ये चूंकि ग्रैंड चैनल है तो इसकी बात करें तो छोटा अंडमान व निकोबार के बीच, ठीक है, सीमा बनाता है। अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करें तो लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच सीमा बनाता है। सब कुछ लिखे हुए पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल बिंदास रहें, एकदम से कंप्लीट मटेरियल आपको दिया जाएगा, चिंता मत करें, घबराए नहीं, सिर्फ समझते जाएं, ठीक है। सुमात्रा व दक्षिण अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें भैया, ये है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये है बीच, ये है अवस्थिति। यहाँ पर देखें ये आपके बीच है और आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, कूट दिया है, कूट के माध्यम से आपको बताना है। हालांकि थोड़ा सा अगर देखें तो टाइपिंग एरर भी है इसमें, तो जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपका हालांकि सही है। तो इसके अगर आप देखें तो 2 यानी 2, कोलवा बीच कहाँ है? गोवा पे, 2 नंबर पे गोवा है, ठीक है। 3 नंबर बी का क्या ऑप्शन सही है? 3 यानी गुजरात सही है, ठीक है। अगर कन्नूर की बात करें तो ये देखो 4 नंबर केरल, और बखाली जो कि पश्चिम बंगाल, हालांकि इसका क्रम टाइपिंग एरर हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। आगे बढ़िए भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? भैया देखो यहाँ पर हम लोगों ने कल ही की डेट में देखा था, कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नल्लामाला पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियां। तो भैया सही क्या है? यही है, नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है कौन सा? डोडा बेटा चोटी, ठीक है। तो अगर देखें हम तो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो चोटियां हैं उनमें से दूसरे नंबर पर है ऊंचाई के मामले में। इसकी ऊंचाई, नीलगिरी की ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक है, ये है। और दूसरी पहाड़ी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है जो कहाँ पर है? अन्नामलाई पहाड़ी पर है, जिसका नाम क्या? अनाईमुड़ी, याद रखना भाई, ये सब पश्चिमी घाट की जो है पहाड़ियां हैं। तो अनाईमुड़ी जो कितने ऊंचे? 2695, पुत्तू भर से बड़ा है, 2695, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, इसलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ सारी चीजों को मैंने क्लियर जो है कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपका कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, ठीक है। यहाँ पर देखें ये है सबसे ऊंची चोटी और ये है स्थान। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से चीजों को देखें तो इसी तरीके से मिलान करने के लिए दे देता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो आपका सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला, ठीक है। ये 4 3 2 1 और यही टाइपिंग मिस्टेक फिर से हुआ है। तो यहाँ पर देखें 4 जो कि डोडा बेटा चोटी, फिर उसके बाद 3 नंबर पे गुरशिखर चोटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये इसी तरीके से सुमेलित होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो क्रम है 4 नंबर यानी डोडा बेटा, राजस्थान यानी 3 गुरशिखर चोटी, नागालैंड सारामती चोटी, नागा हिल्स,
ठीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी जो कि सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने कल ही के डेट में इसको देखा था। काराकोरम, हिमाद्री, हिमांचल, शिवालिक। देखे भाई, सही विकल्प आपको बताना, सही विकल्प है बी, हिमाद्री। हम लोगों ने जब अध्ययन किया था बहुत साफ तरीके से देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कई बार इस तरीके के छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हिमालय, अब यहाँ पर आदमी हिमाचल कह सकता है, शिवालिक कर सकता है, काराकोरम कर, तो जो भी है फिलहाल आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें बृहद हिमालय को हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके आंतरिक भाग की बात करें तो ग्रेनाइट, नीस और जो है शीर्ष चट्टानों से निर्मित है। ऊंचाई, अगर हम ऊंची चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है कौन है भैया? माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2 कंचनजंगा, फिर जो है धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, ये सब जो है उसकी सेक्शन से पहाड़ियां हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेस्ट की तो एवरेस्ट पे जो है तिब्बती नाम, एवरेस्ट का जो नाम है तिब्बती नाम चोमोलुंगा है। क्या नाम है? चोमोलुंगा, ठीक है। जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगा यानी पर्वतों की रानी। अगर हम बात करें इसके नेपाली नाम का तो सागर माथा नाम है, ठीक है। बाकी दुनिया में एवरेस्ट पर्वत के नाम से फेमस है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? आपको बताना, सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये सरोवरी मैदान का, ठीक है। इम्फाल बेसिन सरोवरी मैदान का उदाहरण है। सरोवरी मैदान किसी झील की तली में अवसाद जमा होने से ये निर्मित होता है, बाद में जल सूखने पर मैदान बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? ठीक है, मिलन वाला स्थल। अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी, नीलगिरी पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां। आपको बताना भाई सही विकल्प सही है नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिण भारत में स्थित है। विस्तार इसका है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पूर्वी व पश्चिमी घाट का संगम है, मिलन है। और इसकी सर्वोच्च चोटी अभी हम लोगों ने देखा था डोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर ऊंची पहाड़ी है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है भाई, तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, ठीक है। तो गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्लामलई, सेवराय पहाड़ियाँ, ठीक है। इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है ये वाला, ठीक है, मांडव पहाड़ियाँ, जो कि महाराष्ट्र में बताया गया है। बाकी यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों आपका सही सुमेलित। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नल्लामलई आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। अब देखो ये मांडव पहाड़ी फिर कहाँ भी है बताओ जरा, कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में नहीं है तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। हमने अभी बताया है तो याद रखिए भैया, इसलिए क्वेश्चन बन रहा है। आप कमेंट में करते जाइए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मध्य हिमालय। कहाँ पर? मध्य हिमालय में। बद्रीनाथ जो है मध्य हिमालय में स्थित है। अगर इसके स्थान की बात करें तो उत्तराखंड का चमोली जिला है, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म का ये प्रमुख तीर्थ जो 4 धामों में से एक यहाँ पर है, ठीक है। बद्रीनाथ आप जानते हैं बहुत फेमस है। जोशीमठ यहीं के पास में है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत श्रेणी? बताओ, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब देखो कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, शुडू, थेप्पा। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प हम सब जानते हैं कौन? कंचन भैया, कंचनजंगा, ठीक है। भारत में K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी भैया? 8586 मीटर। कितना? 85-86। सिंपल सा बात याद रखना, ये कंचनजंगा भारत में K2 के बाद भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8586 है, ठीक है। अगर हम अन्य जो पहाड़ियां हैं उनकी बात करें तो नंगा पर्वत, ये नंदा देवी की अगर हम बात करें ये भैया 7817 किलोमीटर। कितना? 7817 मीटर ये है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो है कामेत का, तो 7756 मीटर है, ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। अब उसके बाद नंगा पर्वत की अगर हम बात करें तो
26 मीटर, किलोमीटर नहीं भाई, ठीक है। अगर हम K2 की बात करें तो 8,611 मीटर, विश्व की दूसरी सबसे छोटी। और अगर हम पहली माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उसका कितना है, 8,848, ठीक है, 8,848। तो इस तरीके से आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ पर्वत शिखर है विंध्य श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में, पूर्वी घाट में, सह्याद्री में। बहुत सही, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ये कहाँ है, सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ी है, कौन, धूपगढ़, ठीक है। यहाँ पर आप जानिए धूपगढ़ पर्वत जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है, 1350, 1350, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, 1350 मीटर है, किलोमीटर नहीं, मीटर भैया, ठीक है। सतपुड़ा नर्मदा नदी के दक्षिण तथा तापी नदी के उत्तर में स्थित है। ये भी बन जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि मतलब तापी नदी के उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो इस तरीके से भाई भूगोल है और जीव ये भैया आपका किस्मत ही खराब हो तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, ब्यास, चिनाब, सतलज, रावी। बहुत आसानी से आपको बताना, बहुत सरल क्वेश्चन भाई, कौन है, सतलज, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राकासताल झील से होता है और इसे जहां इसे क्या बोला जाता है, लांगचेप खम्बाब, लांगचेप खम्बाब कहते हैं, ठीक है। या भारत में सिपकीला दर्रे, ठीक है, क्या नाम है, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। जबकि अगर हम बात करें ब्यास, चिनाब और रावी का उद्गम भारत में ही है। आगे बढ़ो भाई, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। तो बताओ भाई सही विकल्प है आपका ये वाला, म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से। तो पटकाई पहाड़ियां भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में पटकाई, बुम, खासी, गारो जयंतिया तथा लुसाई पहाड़ियां सम्मिलित है। इनका विस्तार की अगर हम बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखो यहाँ पर मैका, ये देखो भैया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपको बताना सही क्रम। आप देखो इसी तरीके से कंफ्यूजन में डाल देगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो सही क्रम ये है, सतपुड़ा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूरब की ओर सब, तो क्या नाम आता है, सतपुड़ा, फिर उसके बाद महादेव, फिर उसके बाद मैकाल, फिर छोटा नागपुर। तो ये तो किस्मत के ऊपर निर्भर है फिलहाल, थोड़ा सा, चूंकि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो छोटा नागपुर है वो सबसे पूर्वी छोर में है, सतपुड़ा जो है पश्चिमी में है, तो बीच वाला भैया महादेव, सब महादेव भरोसे, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। हम इस क्वेश्चन को इस टाइप के इसीलिए शामिल कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। तो गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेत और नंगा पर्वत। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो पहला, यानी गुरला मांधाता और नामचा बरवा, दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। क्योंकि गुरला मांधाता भारत में ना होकर के तिब्बत यानी चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित है, और नामचा बरवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही है। तो आप फिलहाल जो अब आंसर में क्वेश्चन में आएगा तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, हम आपको सही बता दिए हैं, ठीक है। कामेत की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है ये कामेत, ठीक है। अगर हम नंगा पर्वत की बात करें तो जम्मू कश्मीर यानी पाक जो मतलब पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें अवस्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से नंगा पर्वत तो नंगा लोगों के पास में है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फरक्का के बाद गंगा नदी के प्रमुख धारा का नाम। देखो भाई अभी कल ही मैंने डिस्कस किया था, बताओ आंसर। पद्मा, स्वर्णरेखा, भागीरथी, हुगली। तो आंख मूंद करके आप बता सकते हैं, उम्मीद है पूरा। पद्मा है। गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नजदीक, फरक्का बैराज के नीचे, दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सब अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। कल हमने बताया था, ठीक है। बिहार का शोक, गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। आप बताओ भैया सही विकल्प क्या है। सही विकल्प कौन है, कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। ये अपने मार्ग को बदले थी, समतल क्षेत्र है, जहाँ मर्जी वहीं निकल ली, लाइक कौन से का ट्रक और ट्रेन ढूंढे के, जहाँ रास्ता पास चल दी, ठीक है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय के गोसाई थान शिखर से निकलती है, बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यह नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अब बिहार की शोक की बात आ गई तो आप कमेंट में लिखिएगा कि बंगाल का शोक क्या कहती हो, बताओ जरा। तक आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो कावेरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। आंसर करिएगा जरूर, आपको बताना भाई। सही विकल्प यहाँ पर देखें सी आंसर, महानदी। ठीक है, महानदी। राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, महानदी का उद्गम फरसिया गांव जो कि रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, अब इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इसके विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था हमने। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन गया है। हमने बताया था कि तापी के दाहिने के ऊपर पता नहीं कहाँ ऐसे बताओ बना देते हैं। यहाँ पर देखो विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। तो ये हम नहीं बनाए हैं, ये देखो आयोग ने बनाया, इसी तरीके से आपको भी दे देगा। इसीलिए मैं साल करा रहा हूँ, बिंदास होकर के पढ़ो, दिमाग मत लगाना। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है क्या, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर सही विकल्प है वो सतपुड़ा है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर के महादेव और महाकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है भाई, अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, अगर हम जो है यहाँ पर नर्मदा नदी के में जो है जो प्रमुख जो जलप्रपात है जिसका नाम है क्या, धुआंधार जलप्रपात। कभी जबलपुर जाना होगा तो जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर जलप्रपात है। तो ये कहाँ पर है, किस नदी पर है, नर्मदा पर है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। यह विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। किससे, भ्रंश यानी रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। अंततः जो है भरूच के आगे जाकर के 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाकर एस्चुरी, ठीक है मैंने बताया था कल, एस्चुरी और डेल्टा में अंतर बना करके खंबात की खाड़ी में पुटुक हो जाती है। ठीक है, अरब के सागर में गिर जाती है। इस प्रकार अगर हम बात करें तापी नदी का, ये तापी नदी भाई चूंकि दो नदियों की बात हो रही, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक ग्राम से निकलती है, स्थान से निकलती है। और सतपुड़ा एवं अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हुई सूरत के पास, सूरत शहर इसी के तट पर है, एक क्वेश्चन बनता है, एक मुहाना बना करके खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में लुप्त हो जाती है। चलो आगे पढ़ो अगला क्वेश्चन। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, अभी हम लोगों ने देखा भैया। ठीक है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र देखो, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। बताओ सही विकल्प गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में जो है 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान की एक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र की हम बात करें तो 3,13,812 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अगर हम बात करें कृष्णा नदी के बारे में तो इसकी लंबाई चूंकि ये भी ऑप्शन में तो उसको जानना चाहिए, ये 1401 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसके जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम महानदी की बात करें तो इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है, और इसके जल ग्रहण की बात करें तो ये 1,41,589 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें इसका तो इसकी लंबाई 1,312 किलोमीटर है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। कावेरी नदी का उद्गम है कहाँ, सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवालीगढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटक में। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, कहाँ पर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले, हमने कल ही देखा था। ठीक है, मतलब इससे पहले वाली क्लास में देखा था जब स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। कावेरी नदी जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ी में से 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। यह नदी जो है केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसी पर शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम द्वीप इसी नदी में द्वारा स्थित है। ठीक है, यह बनाया जाता है। क्या है जी, हाँ प्यार करने आए हो पापा से, हैं? चलो चलो भागो, जाओ जाओ, मैं काम कर लूँ बेटा, बाय कर लो। हाँ चलो जाओ। यहाँ पर देखो, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किससे जैविक मरुस्थल कहते हैं। अभी हमने देखा था
ठीक है, लास्ट क्लास में। तो इसलिए ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप देख लीजिए यहाँ पर नोयाल, दामोदर, भिवानी और भदार। तो यहाँ पर अगर देखें तो सही विकल्प क्या है, दामोदर। आप जानते हैं दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ठीक है। यह गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में, तो यह एकदम जैविक मरुस्थल हो गए और इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका दामोदर नदी हुई। और चूंकि ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से निकलती है तो आप जानते हैं वहां पर कोयला का खनन वनन होता है, तो गंदगी है, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो देखो पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती है, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, वैगई। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प आपका क्या है, बी यानी महानदी, ठीक है। बात अगर करें हम महानदी की तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहाबा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, सिहाबा पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है एवं प्रायद्वीपीय नदियों में यह सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, बूढ़ी गंगा महानदी को, ठीक है। अगर हम बात करें कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? बात हो रही पंचनद में सम्मिलित नहीं है, झेलम, सिंधु, सतलुज, ब्यास। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, सिंधु, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंधु नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है। सिंधु नदी मानसरोवर झील यानी तिब्बत के निकट से निकलती है और यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है, ठीक है। पंचनद नामक अगर हम बात करें तो पंजाब के 5 मुख्य नदियां जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम से पड़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी, वैनगंगा, नर्मदा, मन, कृष्णा, दूधगंगा, कावेरी, हेमवती। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसकी सहायक नदियों की बात हो रही है तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है भैया वो है ये नर्मदा, ठीक है। अगर हम बात करें गोदावरी की सहायक नदी कौन है, वैनगंगा है, ठीक है। नर्मदा की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो तवा है, कौन है, तवा, ठीक है, तवा, ये देखो तवा, ये नदी है। अगर हम बात करें कृष्णा की तो दूधगंगा और कावेरी की हेमावती, ये नदी है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मतलब ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, लूनी नदी, ठीक है। अगर हम बात करें लूनी नदी, यह नदी राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है, ठीक है। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कौन, लूनी नदी। और लूनी नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, इससे लवणकारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये पश्चिम से पूर्व, ठीक है। दक्कन पठार पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। इसका उत्तरी छोर विंध्य रेंज है। दक्कन पठार का ढाल सामान्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा में है, इसी कारण नदियों का प्रवाह जो है पश्चिम से पूर्व होता है। यहाँ प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला अजमेर, ठीक है। अगर हम बात करें अजमेर शहर लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। क्या है? एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इस नदी में, ठीक है, अत्यधिक लवणता के कारण इसका जल सिंचाई योग्य नहीं है, ठीक है। कौन सा नगर जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो अजमेर है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो, केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट और उत्तरी सरकार कोरोमंडल तट। तो ये है मालाबार तट, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। मालाबार तट, मालाबार तट उत्तर में गोवा से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित है। इस क्षेत्र में लंबे तथा सक्रिय लैंगून पाए जाते हैं। लैंगून माने कयाल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है, कच्छ का लिटिल रन और कच्छ का रन। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला कच्छ का रन, ठीक है। अगर हम बात करें कोरी निवेशिका यानी यहाँ पर बात करें तो कच्छ का रन, कोरी निवेशिका
कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक ज्वारीय सकरी खाड़ी है। ठीक है, यह कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो यहाँ पर देखिए 17, 27, 36, 41। बताओ भाई सही विकल्प है ये क्या है? 36। ठीक है, तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 11, कहीं कहीं पर 10 द्वीपों पर ही मनुष्यों का आवास है। केरल के पश्चिम में अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल निक्षेप से हुआ है। ठीक है, तो इन द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती रहती है। अगर हम बात करें, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। देखो यहाँ पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप भारत के किस भाग में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। बैरन ज्वालामुखी बता रहा भाई, बैरन ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, तो ये सही विकल्प क्या है? अंडमान द्वीप समूह में। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। अभी जो नवंबर 2020 में भी हुआ था, यह ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। कंफ्यूजन हो जाएगा भैया, तो सही विकल्प क्या है? जामनगर। ठीक है, जामनगर मुख्यतः रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछ कर रहा है बंदरगाह, और बंदरगाह कहाँ है? ओखा, पोरबंदर, वेरावल। ठीक है, अगर हम जामनगर की बात करें तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित है, जो अभी लेटेस्ट क्लास में हमने इस पर चर्चा किया था। और यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। ठीक है, बंदरगाह कहाँ पर है? ओखा में, पोरबंदर व वेरावल गुजरात के बंदरगाह कस्बे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओखा बंदरगाह सौराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर द्वारका जिले में स्थित है। कहाँ पर? द्वारका जिले में। यहाँ से तिलहन, नमक तथा सीमेंट का निर्यात किया जाता है तथा विदेशों से कोयला, पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ व मशीनों को आयात किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी, एर्नाकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है ये नागापट्टिनम। क्या है? नागापट्टिनम, तमिलनाडु में स्थित नागापट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कोरोमंडल तट पर का विस्तार कुमारी अंतरीप यानी केप कमोरिन से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई तथा 100 किलोमीटर की चौड़ाई में है। ठीक है, आगे बढ़े। अंतिम क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप? मांजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, शॉल सेट। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर शॉल सेट। क्या है? शॉल सेट। भारत में द्वीपों की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो मांजुली पर 1,67,307 लोग हैं। ठीक है, अगर अंडमान निकोबार की बात करें हम तो वहां पर 3,80,581 हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप की बात करें तो 64,473 है। लेकिन सॉलसेट में कितना है? यहाँ पर है भैया 1,51,11,974। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखा और उम्मीद करते हैं आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ वीडियो ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके ग्रुप में जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को इनहेंस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।